जब करगिल वॉर हुई है, आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन कब पहुंची कि ये चीज़ हुई है वहाँ पर? जो भी पहले लोग आए थे वो सब सिविल कपड़ों में थे या ट्रैक सूट्स में थे, तो किसी को विश्वास नहीं था कि ये पाकिस्तान आर्मी की ऐसी हरकत होगी। सर, इनके पास जो वेपन्स थे वो पाकिस्तानी आर्मी से डिफरेंट थे या फिर उनसे थोड़े कम थे या बिल्कुल जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सेम थे? जब उन्होंने ये देखा कि हमारे सामने इंडिया की फ़ौजें पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं, और फिर उसके बाद में नवाज शरीफ ने भागना शुरू किया। उनको मालूम है कि आप कुछ भी करोगे तो आपका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। पीओके लेने का भी टाइम था। पीओके को वापस लेना आसान काम नहीं है। टेररिज्म को ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक खत्म कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक वो बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। नमस्कार, ये 90 के दशक की वो कहानी है जिसमें भारत 21वीं सदी में पैर रखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये वो 90 का दशक है जिसमें हमने देश के प्रधानमंत्री का असैसिनेशन देखा, मंडल कमंडल का इशू देखा, बाबरी विध्वंस देखा, और इस सब के बीच क्राइसिस फाइनेंशियल तौर के ऊपर जो भारत को फेस करने पड़ रहे थे वो भी देखे। इस बीच हमने देश में 13 दिन का प्रधानमंत्री भी देखा। लेकिन जब बिल्कुल 90 का दशक अपने आखिरी पड़ाव पर था तो उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। मैंने जिन मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो मंडल कमंडल हो, बाबरी विध्वंस हो, ये ऐसे मुद्दे थे जिसने बहुत सारे इश्यूज खड़े किए। लेकिन 99 तक आते आते ऐसा कुछ हुआ कि पूरा देश एकजुट हो गया। ये वो भी दौर था जब देश में टेक्नोलॉजी पैर पसार रही थी। ये वो भी दौर था जब देश तरक्की की राह पर फाइनेंसिस के तौर पर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था। और ये वो भी दौर था जब 98 में एक धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जहां परीक्षण हुआ था पोखरण वाला, आपको याद होगा। मैं इन सब का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इस बीच आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 99 की है। और क्योंकि उस समय कारगिल का युद्ध भी हुआ, बहुत कुछ हो रहा था देश की दृष्टि से कि जो बहुत अच्छा दौर चल रहा था, लेकिन इस बीच कारगिल भी हमारे ऊपर एक तरह से सामना करने के लिए हमारे सामने आ गया। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 के ऊपर, नेटवर्क 18 के ऊपर। मैं बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। मैं शुरुआत करता हूं सर, कारगिल क्यों हुआ? हमारी सहनशीलता को हमारी कमज़ोरी समझा गया या समझा जा रहा था? इस वजह से हमें कारगिल फेस करना पड़ा? आपकी नज़र में, आपने वो सब कुछ देखा, आप उस समय लीड कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को, आर्मी को, क्यों हुआ सर कारगिल? नहीं, कारगिल का इनिशिएटिव जो था वो पाकिस्तान की आर्मी, उनकी फ़ौज की तरफ से था जी। आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर 1999 में 1998 में नवाज शरीफ जो वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी का चीफ बनाया जी। तो उस दिन के बाद में ये कार्रवाई शुरू हुई जो उन्होंने प्लानिंग की, और उसके बारे में अभी तो पाकिस्तान की कई किताबों में भी पब्लिश हो चुका है, हमारी किताबों में भी है, मेरी किताब में भी है। और उन्होंने तब से प्लानिंग शुरू कर दी। और 1999 में फरवरी में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौर गए थे, लाहौर डिक्लेरेशन साइन करने के लिए, और काफ़ी अच्छा उस वक़्त वातावरण था हमारे दोनों देशों का। उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, कारगिल की तरफ शुरू हो गया था इन 99 फरवरी में। और 99 फरवरी में उनके कई पेट्रोल हमारे एरिया में घुसने शुरू हो गए थे जी। उसके बाद में हमको काफ़ी सरप्राइज़ मिला, क्योंकि ऐसे वातावरण में कुछ हमारे से भी चूक हुई। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो थी, उन्होंने कभी इस तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान जो है
वो इंडिया पर हमला नहीं कर सकता। उस वक़्त उनके काबिलियत भी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर एंड सर्विलेंस फेलियर ऑल्सो। सर्विलेंस फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो पोस्ट थी उस एरिया के अंदर बहुत दूर दूर थी। एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि सर्विलेंस के बीच में हमारे पास उस वक़्त गैजेटरी भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी की जो आजकल के ड्रोन हैं या रेडार्स हैं या सर्वेलेंस सैटेलाइट सर्वेलेंस है, ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी। मई की पहले हफ्ते में हम लोगों को कुछ ये जो है रिपोर्ट मिलनी शुरू हुई थी जी। लेकिन जो भी पहले लोग आए थे वो सब सिविल कपड़ों में थे या ट्रैक सूट्स में थे, और हमको बताया गया कि या जिन्होंने भी देखा तो कि ये तो नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन है जो JNK में होती रही है। तो किसी को विश्वास नहीं था कि ये पाकिस्तान आर्मी की ऐसी हरकत होगी। जब वो आए ये भी नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ कहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो ये चैलेंजेस थे हमारे, और उसको देखते हुए फिर हमको कार्रवाई करनी पड़ी। मेरा जो सवाल था कि कहीं ना कहीं एक इंडिया की पोजीशन रही है वर्ल्ड वाइड, हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। हाँ। हम एक डिफेंसिव अप्रोच में हमेशा रहे हैं कि शांति पसंद लोग हैं। तो जब आप शांति पसंद वाली बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि आप कमज़ोर भी हैं। तो क्या ये भी एक वजह है कि हमें कमज़ोर समझा जा रहा था, इसलिए उनको लगा कि ठीक है आपकी बात सही है। जब आप ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो तो लोगों को, दूसरों को, दुश्मन को ये समझ आती, वो समझना शुरू करते हैं कि हम कमज़ोर मुल्क हैं। और ये भी एक कारण मैं कह सकता हूँ कि हुआ था उस वक्त। मैं सिविलियंस की भाषा में सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई हथियार होता है ना, तो लोग हथियार इसलिए भी रखते हैं कि सामने वाला हथियार देखकर ही डर जाएगा। मैं पॉइंट उठा रहा हूँ कि 98 में हमने पोखरण में इतना बड़ा परीक्षण किया, पूरी दुनिया को पता लग गया कि हम परमाणु वाले देश बन चुके हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ने ये ज़रूरत की, ये कॉन्फिडेंस कैसे आ गया उनके पास? देखिए, इसमें जो न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के ऊपर ये बात चलती है जी। जैसे ही हमने अपने टेस्ट किए वेपन्स के, न्यूक्लियर वेपन्स के 98 में, तो हमने जो अपनी पॉलिसी शुरू से ही बयान कर दी दुनिया को कि वी विल फॉलो नो फर्स्ट यूज़, कि हम किसी भी लड़ाई में कहीं पर भी हम पहले नहीं होंगे। हम इसलिए शायद इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगी, हम हमारे देश में नहीं कार्रवाई करेंगी। जिस दिन फरवरी 99 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो रहा था, लाहौर दिल्ली बस सेवा की शुरुआत हो रही थी, मेरे जहन में वो तस्वीरें आती हैं कि हाथ हिलाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री गए हुए हैं पाकिस्तान। तो उस समय आप खुद क्या सोच रहे थे? क्या ये ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारी सिक्योरिटीज़ को, एजेंसीज़ को, हमारी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को रिलैक्स कर देती हैं कि ठीक है सब कुछ ऑल इज़ वेल है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इफ़ ऑल इज़ वेल तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो उसका असर होता है मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर भी। और जो लाहौर डिक्लेरेशन था, जब वो ड्राफ्ट बन रहा था तो मुझे भी दिखाया गया कि इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं, और सारे लोग खुश थे। तो लेकिन इसकी वजह ये नहीं हो सकती कि हम वहाँ पर अपनी जो पोस्ट्स हैं उनको हम और उसमें कमी डालें या अलर्टनेस में कमी डालें। आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन कब पहुंची कि ये चीज़ हुई है वहाँ पर? आर्मी के पास पहली इंफॉर्मेशन किस तरह से आई कि वहाँ पर ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है, या जो घुसपैठिए कहे जा रहे थे कि वो वहाँ पर नज़र आए हैं? देखिए, पहली जो खबर आई थी वो लोकल गड्डरियों से आई थी जी, मई के पहले हफ्ते में। और उन्होंने आके रिपोर्ट दी हमारे फ़ौज को कि कुछ लोग परली तरफ से यहाँ पर आ गए हैं। और उसके बाद में हमने पेट्रोल भेजने शुरू किए और शेलिंग भी थोड़ी सी उसके साथ साथ में होती रही। लेकिन उस वक़्त सब ने यही सोचा कि हो सकता है कि जैसे घुसपैठिए बाकी कश्मीर में आते हैं तो यहाँ पर भी, तो उनको हम हटा देंगे।
पहले मैं कश्मीर में गया और लेह वगैरह लद्दाख का भी वहाँ से इंटरव्यू लोगों से किए, और आके फिर मैंने ब्रीफ किया कैबिनेट को, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को। तो उस वक्त मुझे लगा, मैंने बताया कि ये घुसपैठिए नॉर्मल नहीं है, ये लोग पाकिस्तानी फ़ौज के लोग लगते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक की हालत में है। मतलब ये वॉर लाइक सिचुएशन, ये वॉर लाइक सिचुएशन। मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ सर। जैसे आपने गडेरियों का जिक्र किया, तो क्या आगे भी इनपुट्स उनकी आती रहती थी या वो सरप्राइजिंग थी? और मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि हर छोटी बड़ी इनपुट जो आती हैं, क्या वो सारी जो सेनाध्यक्ष हैं उन तक पहुँचती है? क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स ऑलरेडी हैंडल कर रहे होंगे, तो कुछ वहाँ तक रुक जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन पहुँचने में कुछ दिन लग गए, ये मई के फर्स्ट वीक की बात है, तो कितने दिन लग गए कि आप तक पहुँची और फिर सीसीएस तक आपने ब्रीफ किया? हमारा सिस्टम है कि जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं वो सिचुएशन रिपोर्ट के थ्रू जाती रहती हैं ऊपर, लेकिन जो एक उस लेवल के ऊपर हो रहा है कार्रवाई, तो वो पहले ब्रिगेड में जाती है, फिर डिवीज़न में जाती है, फिर कोर हेडक्वार्टर में जाती है, कमांड हेडक्वार्टर में जाती है, आर्मी हेडक्वार्टर में जाती है। ये नहीं कि वो रोक लेते हैं, कई चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आ जाती हैं और कई चीज़ें हैं जो फॉरवर्ड होती रहती है। हाँ, फिल्ट्रेशन भी होती है रहती है। बल्कि मैं आपको ये भी कह दूं कि जब भी मैंने, जिस दिन भी मैंने ब्रीफ भी किया कैबिनेट को, उस वक्त भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये कहना था कि ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के नहीं हैं, बल्कि नॉर्मल मिलिटेंट्स या टेररिस्ट हैं, ये लोग हैं। तो हमको काफ़ी देर लगी उनको बनाने में कि ये लोग पाकिस्तान आर्मी के ही जवान हैं और ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू की है अपनी तरफ से। सर, इनके पास जो वेपन्स थे वो पाकिस्तानी आर्मी से डिफरेंट थे या फिर उनसे थोड़े कम थे, या बिल्कुल जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सेम थे? वन ऑफ द रीज़न जो हमको यकीन दिलाया कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के आदमी हैं, वो जिस तरीके से हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो टेररिस्ट होते हैं ये कभी ज़मीन होल्ड नहीं करते, वो अपना काम करने के बाद में भाग जाते हैं, पर ये लोग तो हट नहीं रहे थे। तो ये एक और इशारा जो हमको मिला कि ये लोग अलग हैं, ये टेररिस्ट नहीं है नॉर्मल। तो सर फिर फाइनली किस दिन कौन सी, अगर आपको तारीख याद हो, कि जब ये डिक्लेयर हो गया कि ये वॉर है या हमें वॉर की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में 23 या 24, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 23-24 मई होगा। मई। उस दिन जब मैंने कैबिनेट को ब्रीफ किया तो उनको मैंने बोला कि हम जब तीनों फौजें इकट्ठे मिलकर काम करेंगी तो हमको वो इजाज़त मिल गई। उससे पहले एयरफोर्स को इजाज़त नहीं मिली थी इस्तेमाल करने की। तो उस दिन के बाद में आप समझ सकते हैं कि उसी दिन हमने डिक्लेयर किया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का नाम भी उसी दिन ही पड़ा था। मैं सर अब बिल्कुल, जब एक तरह से आपने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया है तो आपने ब्रीफ किया होगा अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको, तो उसके बारे में अगर आप बता पाएँ तो आपने क्या उनको ब्रीफ किया कि किस तरह से, बेसिकली बहुत सारी चुनौतियां वहाँ पर होगी, वो क्या थी, अगर आप लोगों के साथ वो बता सकें? हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो सबसे ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है, लोगों का जो नीचे लेवल के ऊपर उनकी तरफ से क्या फीडबैक है, क्या प्रपोजल आए हैं, और फिर उसके ऊपर बनाते हैं और फिर उनको लिख के भेजते हैं, उनको अपनी तरफ से ऑर्डर देते हैं कि ये करो। और वो जो ऑर्डर होते हैं हमारे, वो भी नीचे वाले कमांडर को जाते हैं। फिर वो नीचे वाला कमांडर आर्मी कमांडर है जैसे, जिसके नीचे पूरा का पूरा नॉर्दर्न कमांड आता है, वो फिर आगे कोर हेडक्वार्टर को भेजेगा। कोर हेडक्वार्टर जो है वो आगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं फ़ौज के जो जवान हैं उनको सामने खड़ा होके और उनको मैं हुक्म दूं कि ये करो, जैसे फिल्मों में होता है। तो वो बिल्कुल अलग बात है। किस तरह से सर आपने इसको प्लान किया, अगर आप बता पाएँ कि ऑपरेशन विजय वाकई उसमें विजय हो, तो ये क्या चैलेंज था और किस तरह से आपने इसको ऑपरेट किया? देखो, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है जी। मेरे लेवल के ऊपर हम लोग टैक्टिक्स और ऑपरेशनल और नहीं जाते, चीफ के लेवल के ऊपर भी वर्कआउट है स्ट्रेटजी। तो वो जो स्ट्रेटजी हमने पहले बनाई थी वहाँ पर, वो थी कि पाकिस्तान को हम ये नहीं, उस एरिया में, कारगिल के एरिया में
स्ट्रेंथन नहीं होने दे। अब उसको डराने के लिए वहाँ पर और उनकी फ़ौज को वहाँ से ना आने देने के लिए वजह से हमने अपनी तरफ से ये स्ट्रेटजी की थी कि जो बाकी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, JNK का, पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का, सब पूरा का पूरा बॉर्डर जो है, वहाँ पर हम उनको हमला करने की उनको दिखाएंगे कि हम हमला करेंगे तुम्हें। सो दैट वाज एन ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी कि वी विल हिट यू जहाँ पर भी होगा। इसी तरीके से एयरफोर्स ने भी अपनी तैयारी वहाँ पर की, नेवी ने भी अपनी तैयारी की। जो ईस्टर्न फ्लीट था उसमें से कई शिप जो थे हमने अरेबियन सी में लेके आए। सो उस स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान हिल गया। सो मेरा काम स्ट्रैटेजी का था, मेरा काम था कि जो फ़ौज को चीज़ें चाहिए आगे उनको हम भेजते रहें। और आप डेली बेसिस पे ये ब्रीफ करते हैं CCS को या प्रधानमंत्री को, या फिर वो कैसे टैकल हो रही है? लड़ाई के टाइम के ऊपर हम लोग डेली बेसिस पे करते थे जी। और हम बताते थे कि कल क्या हुआ है जी और आगे क्या कर रहे हैं हम लोग। सर, ये वॉर लगभग 2 महीने 60 डेज तक रही, इसकी कोई खास वजह थी? आपको क्या लग रहा है कि क्यों इतना लंबा टाइम रहा? पहली बात तो यह है कि टेरेन देखा जाए, वहाँ पर आप हाई ऑल्टीट्यूड है, 16,000 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पोस्ट हैं जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे अंदर आकर भी। सो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है टेरेन की वजह से। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को बोला गया कि डोंट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म था कि आपने लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करनी और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है। जिस दिन मैंने उनकी ब्रीफिंग की उन्होंने यही शर्त हमारे ऊपर लगा के रखी थी कि आपने ये नहीं करना है। और माउंटेन वॉरफेयर में टाइम लगता है हर एक चीज़ में, तो वो उसकी वजह से मुझे याद है कि लास्ट अटैक जो हमने किया था 23 जुलाई को किया था। जब वो माने नहीं कहीं से हटने के लिए तो मैंने फिर परमिशन ली, क्योंकि सीज़ फायर हम लोग मान चुके थे। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि हमको तो ये लोग हट नहीं रहे हैं, हमको अटैक करना पड़ेगा। तो उन्होंने इजाज़त दी और फिर हमने अटैक करके वहाँ से उनको हटाया। आपकी सबसे ताज़ा जो रहती है हमेशा मेमोरी कारगिल को लेकर कौन सी है? वो जंग के दौरान की है या 26 जुलाई की है जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल है? नहीं, 26 जुलाई को ही अकेले हम नहीं याद कर सकते जी। मुझे तो अभी भी काफ़ी याद है कि जिस तरीके से हम लोगों को सरप्राइज़ मिला, क्यों मिला, वो भी कई चीज़ें याद हैं। मैंने कुछ तो बयान भी कर दी हैं आपको। और जो चैलेंजेस हमारे ऊपर थे, सिर्फ टेरेन का ही नहीं, पहाड़ी इलाका जिस तरीके से थे, हथियारों की कमियां, वो भी याद हैं। और लोगों की बहुत बहादुरी और जूनियर लीडरशिप, क्योंकि मैं हर 6 दिन के बाद में जाता था वहाँ पर, वो भी बहुत याद है। आपने विक्रम बत्रा, मैं जितने भी आप नाम लेंगे उन सबको मिला भी हूँ उस वक़्त लड़ाई के दौरान में जी। और बाद में भी जो शहीद हुए हैं उनके घर में भी जाता रहता हूँ। और सो वो चीज़ें भी याद हैं। बाद में 26 जुलाई को जब हुआ तो बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात थी। सो दैट ऑफ कोर्स वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट आई कांट से दैट जो शहीद हुए हैं उन अभी भी याद है, और जो बहादुरी के कारनामे हुए हैं वो भी याद हैं। कुछ डायलॉग्स याद हैं, बहुत सारी फिल्मों में जिक्र होता है उनका, ये दिल मांगे मोर। नहीं, मैं आपको एक अपनी तरफ से बताता हूँ कि जब मैं जाता था तो जहाँ पर मुझे बताया जाता था कि इन लोगों ने, अफसर या JCOs या जवान जो लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पर बैटल के अंदर उन्होंने फतेह और उनका काफ़ी में इम्पॉर्टेंट रोल था, तो मैं अपने साथ में कुछ घड़ियाँ लेके जाता था। अच्छा। और कुछ स्कॉच की बोतल भी लेके जाता था जी। तो जवान होते थे तो मुझे किसी ने बोला नायक है या हवलदार है, तो मैं अपनी तरफ से जेब से निकाल के उसको घड़ी दे देता था जी। और यू नो मोरल बूस्टिंग के लिए उसको भी दे के, इसलिए विक्रम बत्रा का मुझे याद है कि जब उसने 5140 पॉइंट को कैप्चर किया तो मुझे मिला, तो हाथ में लाया, तो उसको मैंने एक स्कॉच बॉटल दी
मैंने कहा ये तुम लोगों के लिए है, अपने ब्रिगेड कमांडर वगैरह को नहीं देना, अपने आप पीना। तो योगेंद्र यादव लड़ाई के टाइम के ऊपर नहीं, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल में आया जी, वो काफ़ी ज़ख्मी था, बहुत जख्मी थी। हाँ, तो मैं उसको मिलने के लिए गया जी, और उसकी मेरे ख्याल में 18-19 साल की उसकी वाइफ थी, वो भी साथ में बैठी हुई थी। उसकी खुद उम्र शायद 20 या 21 की होगी। जी, और उसको तो मालूम ही नहीं था कि हम लोग उसको परमवीर चक्र दे रहे हैं। और उसको तो कई ऐसे किस्से हैं जो याद आते हैं। और अभी भी मैं जो शहीद हुए हैं ऑफिसर्स, खासकर जवानों को तो इतना नहीं मिल पाते हैं, पर जो ऑफिसर्स हैं अभी भी मैं जाता रहता हूँ। अगर एलओसी क्रॉस करने की इजाजत होती तो क्या कैजुअलिटीज कम हो सकती थी? देखिए, अगर हम क्रॉस करते जी, तो लड़ाई तो फैल जाती, जी, ठीक है, वो सिर्फ वहीं पर नहीं रहती। लड़ाई जो है हो सकता है कि पंजाब एरिया में, राजस्थान में, ऐसी जगह पर भी होती, क्योंकि पंजाब अभी तक तो हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर थे। अगर आप उनकी तरफ जाते हो तो वो भी कहीं कोशिश करेंगे हमला करने की। एज ए स्ट्रेटजिस्ट यू हैव टू थिंक 2 स्टेप्स अहेड। सो अगर हम वो करते, तो मैं वैसे आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो जगह जगह के ऊपर अगर लड़ाई होती और फैल जाती तो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती उस वक्त। पिछले 10 साल की अप्रोच को आप किस तरह से देखते हैं इंडिया की, जिसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसमें हमने बालाकोट स्ट्राइक किया है, जिसमें सिंदूर भी शामिल है? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मोदी गवर्नमेंट के बाद में जी, हमारी ग्रैंड स्ट्रेटजी में फ़र्क आ गया है, काफ़ी बदल गया है। जो पहले रिस्ट्रेंट होता था अब वो नहीं रहा है। और इस गवर्नमेंट ने करेक्टली, मेरे हिसाब से सही बात की है कि उन्होंने प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाई है। और सबसे पहले हमने जो ऐसा बात प्रोएक्टिव अपनी दिखाई है वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर दिखाई थी। ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे एलओसी से, लेकिन जितना भी गए उनको पता चला कि हाँ क्रॉस किया। उसके बाद में बालाकोट और भी अंदर चले गए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दूर तक। और अब जो ऑप सिंदूर हुआ है तो और भी ज़्यादा उसमें गए। बिल्कुल। तो डिटरेंस जो है ये अभी बढ़ गई है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि ज़्यादा डिफेंसिव होने से दूसरा समझता है कि हम कमज़ोर हैं, डरपोक हैं। पर अभी जो पॉलिसी है तो कोई नहीं कह सकता कि हम डरपोक हैं। उनको मालूम है कि आप कुछ भी करोगे तो आपका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर से आप फुली सेटिस्फाइड हैं? उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। थोड़ी टाइम के अंदर जिस तरीके से हमने उनको डैमेज किया है जी, और उनको पैरालाइज कर दिया लिटरली जी, उनकी एयरफील्ड को नाकाम बना दिया, उनके रेडार स्टेशन को नाकाम बना दिया, तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। सीज फायर सही टाइम पर हो गया आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? लोग ये भी कह रहे हैं कि पीओके लेने का भी टाइम था। क्या ये दोनों टाइम, क्या कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर वाली दोनों की सिचुएशन आपको लगता है कि पीओके तरफ भी कदम बढ़ाए जा सकते थे कि उसको भी हम वापस ले लें? देखिए, पीओके को वापस लेना आसान काम नहीं है। इसलिए 2 चीज़ें हैं, एक तो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत कठिन एरिया है, तो उसको कैप्चर करना मिलिटरीली वो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। तो इतना टाइम आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देगी। अभी आपने देखा कि आपने शुरू किया और आपके ऊपर जोर आना शुरू किया कि बंद करो बंद करो। अब प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है कि मैंने मना करा दिया है नॉल। तो हमको वो भी देखना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। उतना समय जो है कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाती फौज को। सो दैट इज़ एज फार एज पीओके इज़ कंसर्न। तो और सीज फायर मेरा अपना, मैं फौजी हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि जब आप ज़ोर पकड़ रहे हो, आपका मोमेंटम चल रहा है, तो कुछ देर और अगर हम चलते रहते, 1-2 दिन और चलते रहते और थोड़ा और उनको डैमेज देते, तो डिटरेंस जो है, डिटरेंस थोड़ा और बढ़ जाता। अगर 1-2 दिन और होते तो शायद जो डिटरेंस हम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे थोड़ा और असरदार हो जाता है डिटरेंस। टेररिज्म को ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक खत्म कर सकती है? नहीं,
ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर, खासकर पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी के ऊपर। और जिस तरीके से अभी उनके लीडरशिप आई है आसिम मुनीर के, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक वो बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि आगे से कोई ऐसा हमला होगा तो इंडिया तो बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन एक ये भी संकेत है या इशारा है कि अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन हुई तो ये फुल फ्लेज वॉर बन जाएगी। वेल, वॉर सिचुएशन तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो अभी ऑप सिंदूर में है, हो सकता है कि उससे भी बड़ी चीज़ हो। लेकिन हमको पाकिस्तान की हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वहाँ पर राज करती है उनका क्या मानना है? वो समझते हैं कि अगर हम कश्मीर का मुद्दा उठाए नहीं रखेंगे तो उनका अपना स्टेटस जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते आप। चलिए, मेरे एक दो सवाल आखिरी। एक, आपने कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र किया। उनके फादर से मेरी एक दिन पहले मुलाकात हुई, बातचीत की मैंने उनसे, तो उन्होंने जिक्र किया कि जनरल मलिक घर पे आए थे उनकी शहादत के बाद। ये बहुत कैसा मोमेंट होता है जब आप किसी शहीद के घर पहुंचते हैं? आपको अगर याद हो कि आपने जो GL बत्रा है उनसे क्या बात की थी विक्रम बत्रा को लेकर, या सौरभ कालिया, बहुत सारे नाम हैं। उस वक़्त बत्रा साहब और उनकी वाइफ दोनों टीचर्स थे और जो अभी मकान में रह रहे हैं उस वक़्त वो मकान नहीं था उनका, शहर के अंदर मकान था। और ऐसे मौके के ऊपर क्या आप उनको एक तो उनके साथ में अपनी संवेदना जो है उसको शेयर कर सकते हैं, और दूसरा उनको अपनी तरफ से भरोसा दे सकते हैं कि हमारे से जो भी कार्रवाई होगी उनको मदद देने के लिए आगे की वो करेंगे। और तीसरी जो बड़ी बात है, उनको ये भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उनके बेटे ने बहादुरी का काम किया, किस तरीके से उसने देश के लिए और अपनी फ़ौज के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए एक नमूने के तौर के ऊपर एग्जाम्पल सेट की, एग्जाम्पल सेट किया। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर कि जो आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, एक कॉमन परसेप्शन उनके लिए कि बहुत स्ट्रांग बना दिए जाते हैं या बनते हैं। आप कभी जाकर कहीं पे इमोशनल हुए किसी जवान ऑफिसर के घर में जाके उनसे बात करते हुए? मैं इसलिए पूछ रहा था कि किस तरह से आप जाके उनसे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि एम्पैथी और इमोशन ये हर एक लीडर के अंदर होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन एज ए लीडर यू कांट शो इट। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर आंसू बहाना सबके सामने ठीक नहीं है, लेकिन जो आपके दर्द है तो वो तो रहेगा, उसको आप ज़्यादा प्रकट नहीं कर सकते हो। चलिए सर, मेरे आखिरी सवाल कंपैरिजन को लेके है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ मुनीर, क्या अंतर नज़र आता है आपको? परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ मुनीर में काफ़ी एक जैसे नेचर के हैं। जी, नेचर उनकी ह्यूमन इंडिविजुअल के तौर पर है, आपको लगता है कि उनकी चेयर की नेचर ऐसी? एज ए पाकिस्तान लीडर, पाकिस्तान आर्मी लीडर, उनकी चेयर की नेचर ऐसी है कि जहां पर वो बैठ दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, और उसका हमको ख्याल रखना चाहिए कि उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ब्लफ करने की भी कोशिश करते हैं कुछ हद तक। आसिम मुनीर की नेचर ज़ियाउल हक जैसी भी है। ज़ियाउल हक जो थे ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड थे, फैनेटिसिज्म जो हम कहते हैं, इस्लामिस्ट ज़्यादा थे, और वो भी ये ऐसे हैं। तो आसिम मुनीर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ियाउल हक एंड परवेज़ मुशर्रफ। हाँ, उनकी स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रही है जिसके बाद पहलगाम हुआ, वो ट्रिगर पॉइंट बोला गया कि जिस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। और प्राइम मिनिस्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं, दोनों नवाज शरीफ? प्राइम मिनिस्टर्स मेरे ख्याल में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं।
नवाज शरीफ का समय कुछ और था और शहबाज शरीफ जो है इस वक्त ज़्यादा पकड़े हुए हैं, पकड़ में आए हुए हैं पाकिस्तान आर्मी की। हाँ, और नवाज शरीफ ने चैलेंज करने की कोशिश की थी परवेज़ मुशर्रफ को, तो उसके बीच में फंस गए खुद। और सो आई वुड कंसिडर दैट शहबाज शरीफ इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग ए पॉलिटिशियन जैसे नवाज शरीफ थे। मैं एक आखिरी सवाल, 99 का भारत और आज का भारत आप किस तरह से देखते हैं? बहुत फ़र्क है। 99 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत फ़र्क है। अभी हम आत्मनिर्भरता की तरफ चल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो बदल गई है। अब हम ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं और दूसरों को मालूम है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी इस वक्त बहुत इज़्ज़त होती है। आप एज ए नॉर्मल सिटीज़न, जब मैं पहले जाता था बाहर दूसरे देशों में, तो लोग देखते थे कि अच्छा वो इंडियन आया हुआ है, यू नो, हमारी इज़्ज़त नहीं होती थी। अभी जब हम जाते हैं तो हमको इज़्ज़त से देखते हैं। सो जो डेवलपमेंट हो रही है, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ फ़ौज के लिए ही नहीं, लेकिन जो पूरे देश में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। पहले से अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छा हो रहा है और हथियार भी नए बनते जा रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं और आ भी रहे हैं। और पॉजिटिव पॉलिसी है इस वक्त, और देश में भी जो है तरक्कियां काफ़ी हुई हैं। और पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? क्या 99 और आज के दौर में कोई बदलाव आया या आपको लगता है कि नहीं है? मुझे तो लगता है कि इस वक्त और उससे बुरी हालत हुई है। उससे बुरी हालत आज की डेट में इकोनॉमिकली देखा जाए, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी बहुत कमज़ोर हालत में है इस वक्त। और हर एक चीज़ के लिए उनको फ़ौज का सहारा लेना पड़ता है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ख़ास तौर पर आज की पीढ़ी के लिए, कि कारगिल में क्या हुआ, अब तक कैसी चीज़ें पहुंच रही थी, आगे क्या हो रहा था। तो होपफुली बहुत सारी चीज़ें जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं उन तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमारी बातचीत में इतना ही। ग्राउंड के ऊपर जो देश के जवान हैं उनसे लेकर बिल्कुल उनको लीड करने वाली पूरी टीम उनकी किस तरह से काम करती है, वो हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि कारगिल जैसी या वॉर लाइक सिचुएशन जैसी स्थिति देश को ना हैंडल करनी पड़े। लेकिन इस बातचीत के बाद एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अंदर आत्मविश्वास आता है कि हम हर सिचुएशन